हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस 2022 में आयोजित जीएस पेपर 2, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी और उसके साथ साथ इकोनॉमी वाला पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अच्छा पेपर आया है। अगर आपने थोड़ा सिंसियर होकर तैयारी की है तो डेफिनेटली आपसे ये एग्ज़ाम बन जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हमेशा की तरह ऐसे रहे हैं जिनके आंसर शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे, बट फिर भी हम एक एनालिसिस देखते हैं कि हमसे क्या क्या बन पा रहा है। तो भारतीय संविधान के 10वें संविधान संशोधन 1961 में क्या जोड़ा गया, ये हम प्रीलिम्स में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ते हैं, तो ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। इसका आंसर होगा जो पुर्तगाली साम्राज्य के अंतर्गत आता था, दादर और नागर हवेली। अगर सिर्फ आप इतना ही लिख देते कि दादर और नागर हवेली को 10वें संविधान संशोधन के द्वारा 1961 में क्या किया गया, भारत में सम्मिलित किया गया, तो आपका 3 नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाता। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हम केवल इस तरीके से डिस्कशन देख रहे हैं कि पूछा क्या क्या गया है, फिर हम प्रॉपर आंसर राइटिंग में इसका डिटेल डिस्कशन वीडियो लेकर आएंगे। बॉम्बई केस में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायमूर्ति ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग कहा है? इन बॉम्बई केस विद जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड द प्रियम्बल एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए एसआर बॉम्बई, क्योंकि इन्हीं के नाम पे इसको केस को रखा गया था। और ये जो एसआर बॉम्बई जी थे, ये कर्नाटका के पूर्व सीएम रह चुके हैं और उसके बाद इनको क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया था। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। आप एक बार इसको रीचेक कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंधों को बताया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा भाग 11 में आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 255 तक क्या है, विधायी संबंधों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति के आधार स्तंभ है, यह कथन किसका है? तो अभी मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं पता है। मैं कुछ भी आपको गलत बताना नहीं चाहती हूँ। जहाँ तक जो चीज़ें सही हैं हम वही डिस्कस करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद के द्वारा दोनों सदन से प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाने का प्रावधान है। इसका आर्टिकल भी आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि 3 मार्कर में पूछा गया है। तो आर्टिकल नंबर 324 के 5वें भाग में ये बताया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा कब आयोजित की गई? ये हम प्रीलिम्स में फैक्ट याद करते हैं, तो इसका आंसर होगा 1958। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है तो आपको 3 में से 3 नंबर मिल सकते हैं। पंचायती राज का शाब्दिक अभिप्राय किस पद्धति से है? तो पंचायती राज का शाब्दिक अभिप्राय एक्चुअली उनने यहाँ पर पैटर्न पूछा है, तो हमें सिंपली इसका आंसर लिख देना था यहाँ पर कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, या इसी को हम लिख सकते हैं विकेंद्रीकरण। इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सरकारी बैंक सभी महिला स्वयं सेवकों को किस दर पर ऋण देते हैं? तो एक तरीके से बहुत ही निम्न ऋणों की दर पे लोन मिल जाता है। मध्य प्रदेश में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कब से स्टार्ट हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैसे अगर देखा जाए तो 1962 में हम बात करते हैं कि जो दूरभाष संचार की स्थापना हो गई थी, जो पहला डाक तार था वो संचालित किया गया था। और 1974-75 में मध्य प्रदेश में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं। हितोपदेश किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपको सिर्फ राइटर का नाम पता है तो आप 3 नंबर पा सकते हैं। वो है महान गणितज्ञ श्री नारायण पंडित जी, इनकी रचना है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि वो एक महान गणितज्ञ थे। और इसमें मानव के द्वारा किस तरीके से नैतिकता है, प्राचीन भारत से नैतिकता का सार किस तरीके से सीखा जा सकता है, ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो आप लिख सकते हैं एक और पॉइंट यहाँ पे कि प्राचीन भारत से नैतिकता को किस तरीके से सीखा जा सकता है, वो चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस नवीन विचारधारा को विकसित किया था, इसका नाम क्या है?
तो एकात्म मानववाद की जो विचारधारा है वो किसके द्वारा दी गई है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जब तक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती उसे सांस्कृतिक सृजनात्मकता की आशा करना व्यर्थ है। यह कथन किसका है? मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं पता है, बट शायद डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा भी ऐसा कुछ सिमिलर कथन कहा गया था। विकास प्रशासन की अवधारणा को पल्लवित व विस्तारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये यहाँ पर विकास प्रशासन की अवधारणा को सबसे ज़्यादा जो इसमें कार्य किया है वो एडवर्ड वीडनर ने किया है, लेकिन कहीं कहीं जॉर्ज गेंट को भी विकास प्रशासन की अवधारणा को इनका विकास प्रशासन का फादर बोला जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या सही मिलता है। एडवर्ड वीडनर भी इसका आंसर हो सकता है। फिर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीन बाय डेलीगेशन? प्रत्यायोजन क्या कहलाता है? तो जब किसी उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी को सत्ता या प्रशासन दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? डेलीगेशन कहलाता है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि नियंत्रण के निर्धारित तत्व किन्हें कहते हैं? व्हाट आर द डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ कंट्रोल? तो इसके 5 फैक्टर हैं, उन पांचों के नाम यहाँ पर आपको लिखना था। अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पर आएगा नियोजन, नेतृत्व, आयोजन, प्रबंधन और नियंत्रण। ये पांचों के नाम आपको यहाँ पर लिखने थे। ये हमने पूरे 15 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम बात कर लेते हैं कि 5 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है। संविधान के मूल ढांचे से आप क्या समझते हैं? मूल ढांचे के किन्हीं 5 तत्वों को अवयवों की सूचीबद्ध कीजिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी जानते हैं, केशवानंद भारती केस 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा आपको बताना था यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो 5 तत्व लिखने थे आपको, कोई भी 5 तत्व आप लिख सकते थे जिसमें आप बता सकते हो कि संविधान की सर्वोच्चता क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, न्यायिक समीक्षा, शक्ति का पृथक्करण, इस तरीके से आप 5 पॉइंट लिख के उनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है इसके परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई भी ऐसा केस लगता है तो उससे सलाह ले सकता है। फिर 5 जजेस की जो पीठ रहती है वो सलाहकारी पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। यही आपको बताना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की क्या प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रीलिम्स में जब हम आयोग पढ़ते हैं तब ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से 2 या 2 से अधिक राज्य जो हैं वो यूपीएससी का गठन, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। फिर भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी, क्योंकि ये बहुत अधिक चर्चा में रहा इसलिए ओबीसी तो पूछा ही जाना था। तो ओबीसी के उदय के कारकों की समीक्षा कीजिए, इस क्वेश्चन को भी आप लिख सकते थे। फिर भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के पीछे क्या क्या चुनौतियां हैं? तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते थे कि भारत में अगर हम पिछले 75 साल, जो कि हम 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं अमृत महोत्सव के दौरान, तो इसमें लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जो महिला प्रतिनिधि हैं उनका प्रतिनिधित्व तो बहुत ही कम रहा है। इसके पीछे आप चुनौतियां पूछा गया है तो आपको चुनौतियां बतानी है कि एक जो है सामाजिक रूढ़ता है, जो राजनीतिक समझ है, जो राजनीतिक शिक्षा है, उसमें स्त्रियों का क्या है? पीछे होना। जो स्त्रियों के प्रति एक दृष्टिकोण बना हुआ है कि उनके पारिवारिक जिम्मेदारी, कार्य, परिवार है। समाज में पुरुषों में स्त्री को लेकर प्रतिस्पर्धा की भावना है। फॉर एग्जाम्पल आप लेटेस्ट एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर सकते थे कि महिला आरक्षण बिल को लेकर अगर महिलाएं आएंगी राजनीति में तो उनके मुद्दे अधिक हाईलाइटेड होंगे। इस तरीके से आप बता सकते थे इसको। यहाँ पर जब भी पॉलिटी का आप आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्योंकि यहाँ पर हमें 5 नंबर में आपको लिखना है तो वहाँ पर आप बातों को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके आर्टिकल मेंशन कीजिए कि महिलाओं के लोकसभा में ये आर्टिकल दिया गया है, महिला प्रतिनिधित्व का परसेंटेज राज्यसभा में इतना है, लोकसभा में इतना है। जैसे वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति, आप इसको कैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते थे कि वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? एक महिला है।
द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है? महिला है। लेकिन क्या केवल 2 ही महिलाएं अभी तक राष्ट्रपति हुई हैं, जबकि आज़ादी के तो 75 वर्ष हो चुके हैं। इस तरीके से आप अपनी समझ को क्या एक नया पायादान लेकर के बता सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते थे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। तो एनजीओ जो होते हैं वो किसी भी समाज के लिए वहाँ के जो एनजीओ होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर विकास, शिक्षा और व्यवसायीकरण का आधार होते हैं। ये लाइन आप यहाँ पर लिख सकते थे और इसी को एक्सप्लेन कर सकते थे कि किस तरीके से एनजीओ जो हैं वो ग्रामीण स्तर पर विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राजनीति और राजकर्म के विविध आयामों की विवेचना कीजिए। आप विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। मैंने कल ही इसका कौटिल्य के ऊपर पूरा एक लेक्चर अपलोड किया है। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर बहुत अच्छे से बन गया होगा। उसमें एक सेंटेंस आता है, यथा राजा तथा प्रजा। ये कौटिल्य के द्वारा दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है और इसी में पूरा आंसर छिपा हुआ है। आप इसको बता सकते थे कि किस तरीके से राजनीति और धर्म को एक साथ लेकर कौटिल्य किस तरीके से चलते हैं। कौटिल्य ने किस तरीके से बताया कि राजा जो होता है वो केंद्रीकृत भूमिका में होता है, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण निहित होता है। तो वो सारे पॉइंट आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर सामाजिक लोकतंत्र में अम्बेडकर का क्या अर्थ है? अम्बेडकर का क्या अर्थ है, विवेचना कीजिए। अब देखिए, आपने लोकतंत्र तो सबको पता है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए किया गया कार्य ही लोकतंत्र है। बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर जी सामाजिक लोकतंत्र क्या है? तो हमें यहाँ पर बताना था कि जो अम्बेडकर जी हैं उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की बात की है कि व्यक्ति की पूजा के स्थान पर, कि कोई व्यक्ति बहुत महान है आप उसकी पूजा मत कीजिए बल्कि उसके गुणों की पूजा कीजिए। आप व्यक्ति को इसलिए श्रेष्ठ मत मानिए कि वो ब्राह्मण समुदाय में पैदा हुआ है या वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। व्यक्ति के यदि गुण विशेष हैं, व्यक्ति के अंदर अगर क्वालिटी है तो उसकी क्वालिटी के आधार पे, उसके ज्ञान के आधार पे उसका जो है वो स्टेटस पता चलना चाहिए। तो इस तरीके से सामाजिक लोकतंत्र में आप ये आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के मूल सरोकार कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से लिए गए हैं। प्राधिकार और उत्तरदायित्व में क्या अंतर संबंध है? इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपके मार्क्स में इनकी भूमिका बहुत अधिक होती है, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन आप अच्छे से डील कर लेते हैं ना तो फिर सब बढ़िया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जिसे हम बेसिक क्वेश्चन की कैटेगरी में लेकर आते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु को समझाइए। तो आपको प्रस्तावना लिखने के साथ साथ इसमें इसकी विषय वस्तु बताना था कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, राष्ट्र की एकता अखंडता क्या है, समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है। इस तरीके से आप 11 मार्कर में इस क्वेश्चन को अच्छे से बता सकते थे। ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पर कि लोक अदालत की अवधारणा एवं उद्देश्य को समझाते हुए निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से पात्र हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, बट ऊपर का क्वेश्चन ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना एवं संगठन को बताते हुए उसके कार्यों को समझाइए। देखिए, अगर आपने MPPSC का प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ा है ना तो वही चीज़ें आपको मेंस में भी काम में आती हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली, अगर आपको पूरा अच्छे से बनता है कि निर्वाचन आयोग में उसकी संरचना को बताना है, कि सबसे पहले हम बताएंगे कि आयोग की संरचना, तो पूरा बताएं कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, फिर किस तरीके से दोनों निर्वाचन आयुक्त को पहले हटाया गया, फिर पुनः त्रिस्तरीय कमेटी बन गई। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। फिर इसी के अथवा में दिया है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका वरदान है या अभिशाप। तो यहाँ पर आप अंबेडकर जी के कथन से इसको कोट करके लिख सकते थे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची में वर्णित नगर निकाय के कार्यों को समझाइए। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, आपको इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक आर्टिकल, एक जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टिकल नहीं, पॉइंट्स बोलना चाहिए कि उसमें क्या क्या कार्यों को बताया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन द लॉसेस ड्यू इट्स मिसयूज।
अच्छा क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों को बताइए। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते थे। तो ये पॉलिटी का पेपर हुआ। अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन को समझाइए एवं इसके विभिन्न प्रारूपों की व्याख्या कीजिए या विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। तो गांधी जी का सत्याग्रह, सत्य और सत्य के लिए आग्रह, किस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह किया, इसके विभिन्न प्रारूप कौन कौन से थे, तो वो आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मनोहर लोहिया जी का चौखंबा स्तंभ। देखिए प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर में ये क्वेश्चन, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे 2020-21 वाला, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और वही का वही क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के 11 नंबर में पूछ लिया गया। तो 4 स्तंभ इनके इन्होंने बताए, ग्राम, प्रांत, मंडल और राष्ट्र, इस तरीके से बताया, उसी को एक्सप्लेन करना था। फिर नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों को समझाइए, इजी क्वेश्चन है, ये आपसे बन गया होगा। और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका, डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, सिलेबस से लाइन बाई लाइन उठा के पूछे गए हैं। तो ये फर्स्ट पेपर हमने देखा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएसपी के उद्देश्य क्या है। तो एमएसपी का उद्देश्य तो यही है कि किसानों को उनकी लागत मूल्य से अधिक क्या मिलना चाहिए, जो उनका अनाज है उसका बिक्री का मूल्य मिलना चाहिए। प्रगतिशील कराधान क्या होते हैं, तो कर के ऊपर जो कर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रगतिशील कराधान कहलाता है। या इसको हम बहुत ही अच्छी सी लैंग्वेज में बोलेंगे तो कर की दरों में, कर की राशि में वृद्धि। मैं लिख ही देती हूँ कि कर की दरों में, कर की राशि में जो वृद्धि की जाती है वो क्या कहलाती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहलाती है। और इससे क्या होता है, राजस्व में वृद्धि होती है। इस तरीके से आप 2 पॉइंट में इसका आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अगर हम, बहुत सारे कार्य हैं वैसे तो आईएमएफ के, लेकिन अगर हमें सिर्फ प्राइमरी कार्य को बताना है तो आप लिख सकते थे समग्र वित्तीय स्थिरता और इसके साथ साथ मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा, क्योंकि उसके नाम में ही लिखा है, तो मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते थे कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो वनों का संरक्षण करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। फिर फैक्चुअल क्वेश्चन, प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन कह सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल जनसंख्या का क्या प्रतिशत था, तो ये था 919। फिर मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का क्या उद्देश्य है, तो क्या करना है कि जो ग्रामीण, यहाँ पर आपको उद्देश्य बताना था योजना का। यूजीसी क्या है, यूजीसी क्या है, तो इसको भी हम प्रीलिम्स में, मेंस में सब में पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 1953 में इसकी यूजीसी के गठन की बात की गई थी और फिर फाइनली नवंबर 1956 में यूजीसी को बनाया गया था। यूजीसी क्या है, तो ये जो इसका फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस तरीके से आप यूजीसी को बता सकते थे, अनुदान आयोग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसके साथ साथ वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, एम जगदीश कुमार। ये आप करेंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख सकते थे इसमें। फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वृद्धावस्था की क्या परिभाषा है, ये बताना था। वंचित वर्ग से क्या आशय है, तो वंचित वर्ग से आशय है कि समाज की मुख्य धारा से जो लोग पिछड़े हुए हैं वो वंचित वर्ग में आते हैं। ब्रूम और सेजलिक के अनुसार संस्कृति क्या है, संस्कार के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, 16 संस्कार आपने पढ़े होंगे, इसके उद्देश्य बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास ग्रामीण जीवन के किन पक्षों को परिवर्तित करता है, तो चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, पारिवारिक हो, सभी के लिए क्या करता है, ग्रामीण जीवन के पक्षों को परिवर्तित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है और प्रीलिम्स में जो हम फैक्ट पढ़ते हैं वो मेंस में किस तरीके से काम आते हैं उसी का एग्जाम्पल है ये। पटेलिया समुदाय क्या है, तो हम जानते हैं कि भील के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, पटेलिया समुदाय आता है और उनका निवास क्षेत्र क्या है, यह क्वेश्चन का आंसर आपसे बन गया होगा। प्रतिरक्षी न्यूनता क्यों होती है, व्हाट डज इम्यूनो डिफेंसी अकर, तो प्रतिरक्षी न्यूनता क्यों होती है, तो इसका आंसर भी आपने लिख दिया होगा
फिर 5 मार्क का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आया था। भारत में हरित क्रांति के घटक क्या थे, अच्छा क्वेश्चन है। भारत की गैर कर राजस्व प्रणालियों में प्राप्तियों में क्या क्या शामिल है। चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है। अगर मैं बोलती हूँ कि जब भी आप एमपीपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं, सबसे पहला आपका काम है कि सबसे पहले तो आप सिलेबस को देखिए। आफ्टर दैट आपको PYQs देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि मेंस में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों की स्थिति, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया है। प्रारंभिक शिक्षा का पहला चरण कौन सा होता है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। फिर WTO से पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निःशक्तता के 3 चरण को बताना है। कौन कौन से ऐसे 3 चरण हैं जो निःशक्तता को बताते हैं। सभ्यता का माप सरल है किंतु संस्कृति का नहीं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सभ्यता, जैसे हम कभी भी सिंधु घाटी संस्कृति नहीं पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन आपने कभी भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति, दोनों सुनने में सेम लगते हैं बट इनका जो अंतर है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे की भी लाइन है, तो ऐसे में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाबार्ड क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही पूछा गया है, किस प्रकार उपयोगी है। पुरुष नसबंदी क्या है, इसकी शल्य क्रिया को समझाइए। ये क्वेश्चन जो है वो साइंस वाले जो लोग हैं वो कर सकते थे, और बाकी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भील जनजाति में गोल गधोड़ो विवाह की प्रथा को समझाइए। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से भील जनजाति में ये विवाह की एक प्रकार की पद्धति होती है, जिसमें लड़का लड़की एक मेले में मिलते हैं, फिर लड़का लड़की के चेहरे पे गुलाल लगाता है, वो सब कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। फिर बात करते हैं 11 मार्कर क्वेश्चन की। तो विश्व व्यापार संगठन से भारतीय कृषि पर होने वाले संभावित प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर बात की गई है WTO। तो चूंकि अगर आपने करंट अफेयर इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पढ़ा होगा, क्योंकि WTO बहुत अधिक चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि WTO जो है वो अपनी विश्वसनीयता को खोता जा रहा है, इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि संभावित प्रभावों का उल्लेख कीजिए भारतीय कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या को उनकी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विवेचना कीजिए। सबसे पहला जो टारगेट है हमारा वो है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की मांग को समझना, उसके बाद हमें आंसर लिखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या, अब मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या क्या होगा, तो युवा वर्ग ही होगा। जो 25 से लेके 35 वर्ष या 40 वर्ष तक की जो जनसंख्या है वही कार्यशील जनसंख्या की कैटेगरी में आएगी। अब उनकी आर्थिक गतिविधियों की आपको क्या करना है, विवेचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाओं की विवेचना कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियों को समझाइए और समाधान दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी भी वर्तमान में भारत में सबसे अधिक चिंता का विषय है कि बच्चे यहाँ पर, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने PG कर लिया, हमने PhD कर लिया, बट फिर भी हम नौकरी के लिए भटक रहे हैं, ऐसा क्यों। इसका बहुत बड़ा रीज़न है व्यावसायिक शिक्षा। अब ये व्यावसायिक शिक्षा को समझाना है और इसका समाधान देना है कि किस तरीके से हम इसमें इनोवेशन ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, अगर इतना दिमाग नहीं लगाना तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में वृद्धजनों की प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो अब वृद्धजनों की क्या क्या समस्याएं हैं, इससे आप भली भांति परिचित होंगे, तो इसका आंसर आपने लिख दिया होगा। पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण की स्थिति और उनकी चुनौतियों को समझाइए। अभी महिला आरक्षण बिल आया, काफ़ी अधिक चर्चा में रहा, बट यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था में पूछा गया, तो आप इसका आंसर भी लिख ही सकते हैं। और इसके अथवा में पूछा गया कि बहिर्विवाह क्या है, गोत्र बहिर्विवाह को समझाइए। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन 11 मार्कर में लिखने लायक आपके पास कंटेंट होना चाहिए और आपको इतना डिटेल में पता होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपायों को बताइए। तो इन सब को, इस प्रकार के क्वेश्चन को तो आप डेफिनेटली लिख ही सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नातेदारी रीतियों में परिहार और परिहास एक दूसरे के विपरीत हैं, समझाइए। परिहास मतलब तो होता है मजाक उड़ाना, और परिहार मतलब क्या है कि यहाँ पर किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, इसको बताना था। तो ये हमने आज के पेपर का डिस्कशन देखा। क्या हमको समझ में आया है कि इतना भी पेपर टफ नहीं है। अगर हमने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो हम इस पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, 3 मार्कर में भी 2-3 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे गए हैं जिनके आंसर शायद आपको नहीं पता होंगे, बट कोई नहीं। अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं तो इन पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। एक प्रॉपर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरे 3 मार्कर को प्रॉपरली आंसर करके किस तरीके से 5 मार्कर के आंसर हमें लिखने हैं, 11 मार्कर के आंसर लिखने हैं, हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली जो पेपर हो रहे हैं उनका एनालिसिस इसी तरीके से आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप उनसे ज्वाइन हो सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।